तस्वीर 7वें चरण में चुनाव हुआ। पंजाब की 13 लोकसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 2 सीटें यहां पर मिल रही हैं, कांग्रेस को 6, आम आदमी पार्टी को 4 और अन्य के खाते में 1 जाती हुई सीट नजर आ रही है। मनोज सर, हरियाणा और पंजाब के इन आंकड़ों का क्या कुछ मतलब सर आप समझते हैं? किसान आंदोलन, तमाम तरीके की नाराजगी, अकाली दल का अलग होना, उसके बाद ये प्रदर्शन। देखिए, पंजाब की अगर हम बात करें तो वहाँ जो इंडी अलायंस है वो तो वहाँ आम आदमी पार्टी और कांग्रेस आमने सामने है। और पंजाब में देखिए, महाराष्ट्र और बिहार में जिस तरीके से एक कंफ्यूजन है या जिस तरीके से वहाँ पिछले इलेक्शन के मुकाबले चेंजेस हुए हैं, पंजाब भी वो एक स्टेट है जहाँ की पिछली लोकसभा इलेक्शन के मुकाबले काफी चेंजेस हुए हैं। पिछली लोकसभा इलेक्शन में आम आदमी पार्टी उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी जितनी की अभी है, और उस समय अकाली दल और बीजेपी में एक अलायंस था। ये पहला इलेक्शन है पंजाब में, पहला इलेक्शन है काफी सालों में, जबकि बीजेपी अपने दमखम पे वहां इलेक्शन कॉन्टेस्ट उसने किया है। तो बीजेपी और उतनी सीटें जीत रही है जितनी की 2019 में जीती। हाँ, उतनी ही सीटें बीजेपी को आने का अनुमान है। लेकिन बीजेपी का वहाँ गेम प्लान ये है कि थोड़े टाइम के बाद अकाली दल काफी ज्यादा छोटी, मतलब उन्हें लगता है कि वहाँ का जो हिंदू वोट बैंक और खासतौर से शहरों का जो वहाँ वोट बैंक है, तो बीजेपी उसको अट्रैक्ट करने में काफी ज्यादा सक्सेसफुल होगी। एक पॉइंट मैं सिंह साहब मैं ये समझना चाहता हूँ, जो पंजाब में दिखा, क्योंकि इंडी गठबंधन बेशक था, लेकिन मैंने कहा ना कि वो स्वार्थ की राजनीति वहां चलकी। आपको 4 सीटें हम दे रहे हैं, कांग्रेस को 6, सरकार आम आदमी पार्टी की है विधानसभा में पंजाब में। उस लिहाज से आम आदमी पार्टी को तो बहुत ग्रो करता हुआ नहीं देख पा रहा हूँ यहाँ पे। कांग्रेस सिचुएशन में वजह यह है कि राज्य सरकार ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। देखिए, ये बेसिकली तो एक रीजनल पार्टी है, एक 2 राज्यों में है, दिल्ली में है और यहाँ है, थोड़ा बहुत प्रभाव गुजरात में है, थोड़ा बहुत हरियाणा में मान ले। लेकिन हकीकत यह है कि राज्य सरकार का जो कुछ भी है वो रिफ्लेक्ट बहुत पॉजिटिव तरीके से नहीं कर पाया, जैसा कि यूपी में किया है। इसकी वजह से आपको जो वोट मिलने चाहिए, जो विधानसभा में मिले थे, उसके अनुरूप आप देखें तो यहाँ पे आपको वो चीजें जनता ने नहीं दिया है जो कि बाकी पार्टीज को दिया है। और फिर भी बीजेपी वहां पे अगर इस तरह का परफॉर्मेंस कर रही है तो एक बहुत सीधी सी बात है कि इतनी देर से आप इस पे चर्चा कर रहे हैं, तमाम राज्यों का हम लोगों ने निकाल दिया, कहीं भी कुछ ऐसा नहीं लगा कि कोई बहुत ही आंधी हो। लेकिन बीजेपी अपने पुराने उसको रिजल्ट को रिटेन कर रही है। अगर हम रिटेन भी मान लें, बढ़ा नहीं रही, रिटेन भी कर रही है, तो यही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि आंधी या बहुत पॉजिटिव माहौल लगा नहीं था। इसके बावजूद अगर ये कर रही है बीजेपी, तो शायद प्रधानमंत्री का अपना कमाल होगा, जिसकी वजह से ये रिजल्ट आपको देखने को मिला। अच्छा सिंह साहब, एक काम करते हैं, अब दक्षिण भारत की तरफ चलते हैं, जहां राहुल जी भी बहुत दिलचस्पी से इंतजार कर रहे हैं कि दक्षिण भारत में बीजेपी कैसा परफॉर्म कर रही है। तो राहुल सर, सबसे पहले मैं दिखाता हूं स्टेटस, और उसके बाद आप ही जवाब दीजिएगा कि कितने सेटिस्फाइड है। दक्षिण भारत में कर्नाटका, तेलंगाना, कर्नाटका से शुरू कर रहे हैं 28, बीजेपी 16 यहां पर बीजेपी के पास है, जेडीएस के पास 2 और कांग्रेस के पास 10। बीजेपी को कर्नाटका में नुकसान होता हुआ दिख रहा है। दक्षिण में, हालांकि कर्नाटका के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी यहां से हार गई थी और ये माना जा रहा था कि शायद कर्नाटका में इस बार बड़ा नुकसान बीजेपी को हो सकता है। इसे हम अभी नुकसान की श्रेणी में लेके चलते हैं, अगले राज्य की तस्वीर भी दिखा देते हैं। तो तमिलनाडु की तस्वीर आपके सामने, हालांकि यहां भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस बीच जो तस्वीर है वो आपके सामने। एक बार फिर हम जरा आंकड़े दिखाते हैं तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा गठबंधन है उसमें बीजेपी को 2, डीएमके को 36 सीटें यहां पर मिलती नजर आ रही हैं और अन्य के खाते में 1 सीट। तमिलनाडु में कुल 39 सीटें हैं। और कर्नाटक की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई थी, जहां पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हो रहा है 2019 के मुकाबले। तो तमिलनाडु में वही दल डीएमके, जिसकी कांग्रेस पार्टी बी टीम है, वो यहां पर बढ़त बनाए हुए बीजेपी के मुकाबले नजर आ रहा है। एक और राज्य रोहित, आंध्र प्रदेश। बिल्कुल, आंध्र प्रदेश का भी आंकड़ा दिखा है, लेकिन तमिलनाडु की बात चूंकि आपने की थी अनुराग, उसमें 1 पॉइंट का अन्नामलाई का जादू चला क्या? बीजेपी ने खाता खोल लिया 2 सीटों के साथ। आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ गठबंधन बीजेपी प्लस 19 और वाईएसआरसीपी 6। कांग्रेस का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। हालांकि ये मान के चला जा रहा था कि तेलंगाना में अच्छा परफॉर्म करेगी बीजेपी अपने गठबंधन के साथ। राहुल जी, सबसे पहले कमेंट दक्षिण भारत के। तेलंगाना भी आपके सामने, तेलंगाना भी बीजेपी 9, कांग्रेस 7 और एआईएम 1। हैदराबाद संभव। राहुल सर, ये अपेक्षा के अनुरूप ही है
कर्नाटक में भी कम से कम मुझे तो ये उम्मीद थी कि लग ही रहा था कि बीजेपी को नुकसान होगा, लग रहा है कि वहां पे हुआ है, लेकिन उतना नहीं जितना कई लोगों को लग रहा था। तमिलनाडु में सबको स्थिति जाहिर थी, वहां पे अगर 2 सीटें मिलती दिख रही हैं बीजेपी को, तो एक कोयम्बटूर की हो सकती है, कन्याकुमारी की हो सकती है। अन्नामलाई का एक जो पूरा एक फिनोमिनन के रूप में वो आए वहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने एक उम्मीदें जगाई थी। तो हमारा सर्वेक्षण बता रहा है कि वो वहां कामयाब वहां हुई है। आंध्र प्रदेश में कॉन्फ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही थी। ये तो तय था कि टीडीपी और बीजेपी का गठबंधन वहां पर काफी आगे रहेगा। टीडीपी वाईएसआर सीपी से इस बार टीडीपी की तरफ पेंडुलम जाना ही वाला था, तो वहां बीजेपी को इस गठबंधन के कारण काफी फायदा हो रहा है। अब वोट शेयर आएगा तो पता चलेगा कि बीजेपी को वोट शेयर में कितना फायदा हुआ है, यानी 2019 में 0.96 वोट परसेंटेज था बीजेपी अलायंस का, 1% से भी कम। उस लिहाज से तो ये मतलब ये बहुत अच्छा आंध्र प्रदेश में इसको टीडीपी की जीत के रूप में हमें देखना चाहिए। वोट शेयर बताएगा कि बीजेपी का योगदान इसमें कितना है। मनोज सर, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ, ये देखिए, तमिलनाडु एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टेट है, क्योंकि तमिलनाडु में पहली बारी कोई नेशनल पार्टी पिछले 40 साल पे अपने दमखम के बेसिस के अपने दमखम पे इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही है। आज से 40 से, क्योंकि कांग्रेस ने भी वहाँ पिछले 40 साल में इंडिपेंडेंटली कोई इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करा। वो हमेशा ही डीएमके या फिर दूसरी पार्टी के एडीएमके के जूनियर पार्टनर की तरह ही रही है। तो बीजेपी का प्लान बेसिकली तमिलनाडु में कुछ ऐसा है कि इस इलेक्शन में उन्होंने पूरी ताकत के साथ कॉन्टेस्ट किया, वहां उनका बेस है काफी ज्यादा हो गया। और तमिलनाडु में अगर लेट्स अज्यूम की बीजेपी को जैसा कि हमने देखा कि अगर उन्हें 15% वोट मिल जाता है तो वहां वो एक स्ट्रांग पार्टी के रूप में एस्टेब्लिश हो जाएगी। और एडीएमके, क्योंकि जयललिता की डेथ के बाद एक लीडरशिप वैक्यूम वहां पर है, तो बीजेपी को यह आशा है कि धीरे धीरे वो जो वोट बैंक है वो वोट बैंक बीजेपी की तरफ शिफ्ट होगा। तो बीजेपी के लिए ये सबसे बड़ा इस इलेक्शन में ठीक है, उनके जो भी नंबर आएंगे, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ा उनका अचीवमेंट होगा। लेकिन हरीश रावत साहब, जब तेलंगाना को बनाया गया था आंध्र प्रदेश से अलग, तब आप सत्ता में थे, आप तो खुद मंत्री थे केंद्र सरकार में। आपको नहीं लगता कि आंध्र प्रदेश वो राज्य जो परंपरागत कांग्रेस का ही राज्य था, वो आपने प्लेट में सजाकर दे दिया बाकी रूलिंग पार्टीज को, और अब देखिए आप यहाँ खाता तक नहीं खोल पा रहे आंध्र प्रदेश में, कमी कहाँ रह गई? देखिए, हमने तेलंगाना की जनता की जो मनोभावना थी उसका सम्मान किया, और हम उसमें परिणाम जानते थे इस बात की जो है। और लेकिन जिस तरीके से अब वहाँ चीजें होती हुई दिखाई दे रही हैं, डेवलप होती हुई, मुझे नहीं लगता है कि आगे बहुत दिनों तक ये स्थिति बनी रहेगी, और हम वहाँ रिगेन करेंगे। हम बहुत लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी के आधार पर चल रहे हैं, इसीलिए हमने वाईएसआर की फैमिली मेंबर को अपना मस्कट बनाया है, उनको आगे रख करके चुनाव में लड़े हैं, और ये पहली बार लड़ी हैं वो। तो हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले चुनावों में उसका लाभ मिलेगा। इनके सर, आपको लगता है कि आंध्र प्रदेश गवा दिया है कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल, आपने जो कहा कि थाली में सजा के दे दिया है, नहीं, आंध्र प्रदेश फिर भी मुझे उम्मीद है हम जगन से ज्यादा सीटों पर जीतेंगे। 2019 में भी 0 ही था, 1.29% इनका वोट शेयर था कांग्रेस का। तो अनप्रिडिक्टेबल क्या हो जाएगा, मैं सिंह साहब वो जरा समझा दीजिए। नहीं, अगर अनप्रेडिक्टेबल होगा तो वो शिफ्ट जो वोट होगा, वाईएसआर कहाँ का प्रोडक्ट है? कांग्रेस का ही तो प्रोडक्ट है ना। लेकिन उसका जो वोट शिफ्ट होगा वो टीडीपी में जाएगा, वो कांग्रेस में नहीं आ रहा है। मतलब कि जो बड़ी पार्टी थी जिसका एक प्रोडक्ट था वाईएसआर, वो अगर हट भी रहा है तो उसके वोटर्स जा रहे हैं टीडीपी के पास। ये कांग्रेस के लिए एक असफलता मानी जा सकती है। और यही नहीं, कई राज्यों में जहां ये बहुत, जैसे कि हम गुजरात लेते हैं जी, क्या वजह है कि गुजरात में एक जमाने में नेक एंड नेक रहता था और 2% के डिफरेंस पे चुनाव वहां पे जीता या हारा जाता था। आज ये गैप, अब जैसा मनोज जी ने भी बताया कि जो सबसे कम मार्जिन से जहां पे पिछले चुनाव में जीता था, बीजेपी जीती थी, वो मार्जिन 12% था। कई जगह 30%, 40% तक मार्जिन गया है। तो कांग्रेस ने कई जगह एक थाली में सजा के विपक्ष को, सत्ता पक्ष को, मतलब बीजेपी को
या अन्य पार्टियों को अपना वोट दे दिया है। मेरे ख्याल से इसमें सुधार करने की जरूरत होगी। इनके साथ केरल की तस्वीर और जरा दर्शकों को दिखा दें एक बार। देखिए, केरल में कुल 20 लोकसभा सीट हैं और केरल का जो जनादेश है 2024 का न्यूज नेशन के सर्वे में, उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी को 19 सीटें मिल रही हैं, अन्य के खाते में 1 सीट जा रही है। लेकिन इस केरल के जनादेश का मतलब क्या है? क्या भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ रहा है? किस तरीके से अपनी उपस्थिति